Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is public control in administrative accountability. तो पब्लिक कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में किस तरह से होता है ये आज हम देखेंगे। उसके अलावा ये मतलब पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हम ओम्बड्समैन को देखेंगे, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जो ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। और साथ में हम एंड में मीडिया का रोल भी देखेंगे। तो पब्लिक कंट्रोल होता क्या है कि एवरी पॉपुलर गवर्नमेंट इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, ठीक है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इन फैक्ट a creation of public opinion unlikely to transcend its creator in depth of vision and insight except on marginal matters. In democratic setup, the people set the whole mechanism of government. They elect the head of state and members of legislature directly or indirectly. In some countries, they even elect government officials. In some other, the officials are brought in offices by majority party in power. Thus, the democratic administration is responsible to the people. तो होता क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं स्पेशली, उनमें जो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या पावरफुल पार्टी है, तो वो हमारे पब्लिक के वोट से आती है। तो जब वो पब्लिक के वोट से आती है तो इट्स मीन दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल बिफोर द पब्लिक। वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उन्हीं के थ्रू जो है वो लॉज बनते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये होता है कि अगर जो पब्लिक है उसे ब्यूरोक्रेसी से या सिविल सर्वेंट से किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उन चीज़ों को पॉलिसी मेकिंग में दूर करवा देते हैं। तो जो फॉर्मल मेथड्स हैं पब्लिक कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्शन। इलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस थ्रू विच पब्लिक कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं हमारे वो भी इलेक्ट होके जाते हैं और उनके पास इख्तियार होता है किसी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको अपॉइंट करने का, उसकी ट्रांसफ़र करने का और उसको डिसमिस करने का। इन लोगों के पास इख्तियार होता है। तो ऐसे इनडायरेक्टली ये जो अथॉरिटी है ये पब्लिक को मिल रही है। द हेड ऑफ स्टेट इज़ यूजुअली इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. The prime minister in parliamentary system is the leader of majority party in the house, or even he is elected by members of parliament among themselves. He appoints ministers from MPs, and MPs are further elected by public directly. The cabinet and its members are responsible to these elected representatives of the people. In other words, these officials become responsible to people indirectly and come under his control. ठीक है। in some countries just like Switzerland, we can take the example that the civil administrators are elected by the people, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर तो वो इलेक्ट होते हैं और उनका डायरेक्टली वो आंसरेबल होते हैं इन लोगों को, ठीक। और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो इनडायरेक्टली लोगों को आंसरेबल हैं, which ensures the direct popular control over administration. If the government officials become unresponsive to the people's need, corrupt and inefficient, they can easily be thrown out of the power थ्रू द इलेक्शंस, ठीक। तो इन कंट्रीज़ में जहाँ पर वो इलेक्ट होकर आते हैं तो वो इजीली थ्रोन आउट पावर से हो सकते हैं, जस्ट लाइक इलेक्टेड politicians in our country. While in the countries like Great Britain and United States of America, the elections are held at regular intervals of the 5 or 4 years or 2 years respectively for electing members of parliament and Congress. In Pakistan, elections, although are not held at a regular interval, however, popular elections were held in 1970, 1985, 1988, 1990, 1993 and 1997. ये जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद 2008 में इलेक्शंस हुए जनरल, फिर 2008 के बाद 2013 में हुए एंड देन 2018. तो थ्रू दीज इलेक्शंस दोज पार्टीज कुड नॉट रिटर्न टू पावर विच वर unable to control the public administrators during their respective regimes. Hence the public controls the administration, ठीक है। कि क्या होता है कि अगर ये जो पार्टीज़ हैं ये जो जीत कर पावर में आती हैं ये ब्यूरोक्रेसी को अगर कंट्रोल नहीं कर सकती तो नेक्स्ट टाइम लोग इन्हें इलेक्ट नहीं करते।
तो दिस इज़ अ पावर ऑफ पीपल। सेकंड वी कैन से दैट प्रेशर ग्रुप्स अब कैसे होते हैं। इट इज़ एन अमेरिकन टर्म यूज फॉर सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल टू परस्यू सम स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो अपना स्पेशल इंटरेस्ट लेने के लिए ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, गवर्नमेंट के सामने वो प्रोटेस्ट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, ठीक है, मुजाहरे करते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं, धरने देते हैं अपने जो अपना जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करने के लिए। द प्रेशर ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट which brings pressure both upon legislature through lobbying and administration through liaison officers। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी वो जो है वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, उनके ऊपर भी वो प्रेशर डालते हैं अपने कामों के लिए। और जो मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेचर है, उसके ऊपर भी डालते हैं। और मिनिस्टर्स के ऊपर कैसे डालते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आजकल एक इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो जो हायर स्टाफ का इंटरेस्ट ग्रुप एक कंबाइन हो गया और वो मुसलसल प्रोविंशियल असम्बली के सामने वो धरने देते हैं कि जो हमारा हायर स्टाफ है उसको आप परमानेंट करें, क्योंकि ये 2 सालों से काम कर रहे हैं, इन्हें सैलरी नहीं मिल रही। तो ये जो इनका ये जो है ये एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कोई ट्रेडर्स अगर स्ट्राइक वगैरह करते हैं तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रेशर ग्रुप। इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह करते हैं या कोई प्रोफेशनल्स अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो इट इज़ सम काइंड ऑफ अ प्रेशर ग्रुप। तो ये इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस, पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। तो दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर सम टाइम यूजफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन। They may convey the feelings of industrial community regarding the administrative decisions in time, thus enable them to adjust their policies so that there may be no opposition। ठीक, फ़ायदा इनका ये होता है कि जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के पास उनका ओपिनियन चला जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उनकी क्या डिमांड है, या एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो पॉलिसीज़ है फिर उसके मुताबिक बनाती है। समटाइम्स दीज ग्रुप्स एम्प्लॉय इलेजिटिमेट मीन्स टू अचीव देयर objectives which lead to corruption and destroys the efficiency of administration. Thus such methods are not desirable in controlling the administration। ठीक है, कुछ ये इलेजिटिमेट मीन्स यूज़ करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट से अपने काम निकलवाने के लिए उनको रिश्वत वगैरह देना। जब वो इस तरह के काम करते हैं तो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये रिश्वत वगैरह देकर अपने काम निकलवाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल इलेजिटिमेट है और इससे यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स का जो रोल है वो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद है एडवाइज़री कमेटीज़। अब ये जो एडवाइज़री कमेटीज़ होती हैं ये भी पब्लिक की होती हैं। अ लिंक कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक थ्रू दीज कमेटीज़। द एडवाइज़री कमेटीज़ आर अपॉइंटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिफरेंट लेवल पर ये अपॉइंट कर दी जाती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सिटीजन्स होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज हैव नीड्स फॉर सच कमेटीज़। ठीक है, स्पेशली वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि सोशल सर्विसेज, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की हेल्थ के लिए या लोगों की एजुकेशन के लिए या फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कमेटीज़ बहुत यूज़फुल होती हैं। कमेटीज़ इस्टेब्लिश टू वे ट्रैफिक इन एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे टू वे ट्रैफिक ये इस्टेब्लिश करती है? एक तो दे ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द व्यू पॉइंट ऑफ affected section of public, and on other hand they convey to the people the circumstances and reasons of particular administrative decisions। गवर्नमेंट को भी ये एडवाइज़री कमेटीज़ बता रही होती हैं कि लोगों की ये डिमांड्स हैं और इन डिमांड्स के मुताबिक पॉलिसीज़ बनानी, और साथ में लोगों को भी इन्फॉर्म कर रही होती हैं गवर्नमेंट के डिसीजन से। तो ये एक पार्ट है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पब्लिक रिलेशन वर्क्स। मोर ओवर बाय सीकिंग cooperation of common citizens in the formulation and administration of policy, administration acquires a democratic character। ठीक है, it is some sort of a democratic character that these advisory committees are forming a link between government and the public। नेक्स्ट जो है दैट इज़ विगरस पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ पब्लिक कंट्रोल ओवर
Administration is a vigorous and informed public opinion. Eternal vigilance is price of liberty. ठीक, लिबर्टी हम तब कह सकते हैं कि है अगर लोग विजिलेंस होंगे तो लिबर्टी जो है वो पॉसिबल हो सकती है. इफ़ द पीपल आर पॉलिटिकली अनकॉन्शियस एंड इनडिफरेंट, दे विल लूज़ देयर राइट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स डिस्पोटिक. ठीक है, लोग विजिलेंट ना हो तो ज़ाहिर है फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मनमानी करते हैं. इफ़ द पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, दे कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्रैक. देयर शुड बी enlightened public opinion. Decentralization of authority may provide the local community with better opportunity of intimately understanding and influencing the conduct of public business by the officials. तो ये पब्लिक ओपिनियन जो है जितनी ज़्यादा पावर डिसेंट्रलाइज होगी, ठीक है, लोगों की अप्रोच होगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक तरह से काम कर सकेगी. तो अब सेकंड उसके बाद है पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप के अंदर, मतलब वो ग्रुप्स जो कि पब्लिक को एडवोकेट करते हैं. अगर पब्लिक की कोई शिकायत है उनको दूर करने के लिए कुछ आपने एडवाइज़री कमेटीज़ देखी, ठीक है, और उसके अलावा एक मीडिया का रोल भी है पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप में. आपने देखा होगा कि अक्सर जो हाईलाइट किए जाते हैं हमारे सोशल इश्यूज़, तो ये मीडिया का रोल है. इसको हम एंड में कुछ लाइंस के अंदर कंक्लूड करेंगे. तो पहले हम ओम्बर्ड्समैन को देखते हैं, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये आपके लिए नई है बिल्कुल. तो ओम्बर्ड्समैन क्या है? ओम्बर्ड्समैन को हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, ये होता क्या है, और पाकिस्तान के अंदर इसके पास क्या क्या पावर्स हैं. द टर्म ओम्बर्ड्समैन इज़ स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन एंड कैन बी ट्रांसलेटेड एज ग्रीवेंसमैन और कंप्लेंट ऑफिसर. ठीक है, कि शिकायत करने वाला जो है या जिससे शिकायत की जाती है, ठीक, वो ऑफिसर जिसके पास पब्लिक की शिकायत आती हैं, उनके पास पब्लिक की कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो ओम्बर्ड्समैन होता है. It stands for an independent and non-partisan officer appointed by legislature to deal with complaints from the citizens against administrative injustice and maladministration. तो ये ओम्बर्ड्समैन को जनरली उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एक तो उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक, किसी पार्टी के या किसी इदारे के वो प्रेशर में या इन्फ्लुएंस में ना हो. नॉन पार्टीजन हो, यानी कि वो किसी पार्टी का मेंबर ना हो. ऑफिसर अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेचर टू डील विद कंप्लेंट्स फ्रॉम सिटीजन्स, और ये लेजिस्लेचर जो है ये ऑफिसर अपॉइंट करती है ताकि वो सिटीजन्स की कंप्लेंट के साथ डील कर सके. जितने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस हुई है या मॉल एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ठीक तरीके से काम नहीं किया, उसने गलत तरीके से काम किया है या अपनी पावर को मिसयूज़ किया है या कहीं पर इनजस्टिस शो की एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो इस तरह की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो ओम्बर्ड्समैन के पास आती हैं. तो ओम्बर्ड्समैन जो है इट इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोलिंग द डिस्क्रिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़. ठीक है, उनकी डिस्क्रिशन को कंट्रोल करती है एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक अगेंस्ट द अब्यूज़ फॉर देयर पावर्स. ठीक, अब्यूज़ फॉर देयर पावर्स मीन रॉन्ग यूज़ ऑफ पावर ऑफ पब्लिक officials. In other words, the common citizens may seek redress of grievances arising from administrative actions. And broadly speaking, ombudsman it is legally established, ठीक है, by law होता है. independently functioning, किसी के प्रेशर से आज़ाद होकर इसे काम करना होता है. एक्सटर्नल टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन से हट कर होता है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा उठा कर ऊपर नहीं लगा देते, ये उससे बाहर होता है. ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, इन दोनों के प्रेशर से ये आज़ाद होगा. एंड पब्लिकली एक्सेसिबल एंड विजिबल, ठीक, पब्लिक के लिए ये एक्सेसिबल हो, पब्लिक की एक्सेस होनी चाहिए उस तक. ओम्बर्ड्समैन करता क्या है? इट सुपरवाइजेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंट स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, उसको सुपरवाइज़ करता है, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेंट करता है. और किस किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? करप्शन को, नेपोटिज़म को, अगर कहीं पर ब्राइब हो रही है या कहीं पे नेपोटिज़म है, फेवरेटिज़म है, इन सारे ईवल्स को पर ये चेक रखता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है. ही हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट, क्रिटिसाइज एंड पब्लिसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. ठीक है, उसके पास ये पावर होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को इन्वेस्टिगेट करे, क्रिटिसाइज़ करे और
उनको पब्लिसाइज भी कर सकता है, ठीक, पब्लिक के सामने भी ला सकता है। ही इज़ आल्सो राइट टू इंस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड टू कॉल फॉर द फाइल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही रिपोर्ट्स बैक टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन गेट करके फिर वो लेजिस्लेचर को रिपोर्ट बैक करते हैं। वो किसी पब्लिक ऑफिशियल की फ़ाइल मंगवा सकता है, ठीक है, उसकी एनुअल रिपोर्ट मंगवा सकता है। एंड अब डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह से होता है कि जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें वेरियस कमिश्नर्स होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। 1967 में उन्होंने ये अडॉप्ट किया था प्रोसीजर, जिसमें वेरियस कमिश्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड एंड द पार्लियामेंट्री कमिश्नर द ओम्बर्समैन वाज अपॉइंटेड एज अ सर्वेंट ऑफ पार्लियामेंट, हैंस हिज टाइटल। ठीक है, एज अ सर्वेंट ऑफ पार्लियामेंट जो ओम्बर्समैन है वो काम करता है। देयर इज़ नॉट डायरेक्ट एक्सेस टू हिम बाय द पीपल, अप्रोचेस मस्ट बी थ्रू एमपीज़। ठीक, उनके पार्लियामेंट के जो एमपीज़ होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू ही उसकी अप्रोच होती है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती। तो इस तरह से उनका जो ट्रेडिशनल रोल है वो ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल में होता है। इन यूनाइटेड स्टेट्स द फंक्शन ऑफ ओम्बर्समैन हैज़ ट्रेडिशनली बीन सर्व्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन कांग्रेस एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, यहाँ पर ओम्बर्समैन का फंक्शन वो कांग्रेस ही प्ले करती है, उनके मिनिस्टर्स ही प्ले करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख देते हैं और फिर इसके पावर्स देख लेते हैं। In Pakistan, the need for ombudsman was severely felt. The idea became a reality through the efforts of Mr. Justice Cornelius, who has been drawing the attention of government of Pakistan for introduction of administrative tribunals in Pakistan since 1959 में जो जस्टिस कॉर्नेलियस हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हों जहाँ पर डिस्प्यूट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दरमियान और पब्लिक के दरमियान डिस्प्यूट्स उनको ख़त्म किया जा सके। तो उनकी ये कोशिश थी। ठीक है, फिर इस पर काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुई। तो मैनी अदर मींस ऑफ कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक अब कौन कौन से जो इदारे हैं वो उन पर डिबेट्स एंड डिस्कशन हुई। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस, जिसमें शामिल थे स्पेशल पुलिस, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन टीम्स, प्रेसिडेंट्स इंस्पेक्शन टीम, सिविल सर्विस ट्राइब्यूनल, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, इन सब को एनालाइज भी किया गया, इन पर डिबेट भी की गई ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर। और एंड में कंसेंसस किस पर हुआ कि नॉट दैट to check the frequent encroachment of administrative action on the rights of citizens of Pakistan, the adoption of institution of ombudsman was highly desirable। ठीक है, जो ombudsman है उस पर ये डिसाइड किया गया कि ये इंस्टीट्यूशन होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर चेक रखेगा। तो फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1981 अगस्त में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूड अ ड्राफ्ट लॉ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओम्बड्समैन। पब्लिक डिस्कशन एंड कमेंट्स वर इनवाइटेड। ठीक है, द इंटेंशन वाज टू गिव द ओम्बड्समैन द सेम पावर्स एज हाई कोर्ट इन टर्म्स ऑफ समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो उनको वैसी पावर दी गई जैसे कोर्ट के पास पावर होती है कि किसी ऑफिसर को तलब करना, ठीक है, उससे उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी फ़ाइल मंगवाना, उसकी अटेंडेंस को इंश्योर करवाना और जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करना और प्रोसीडिंग्स करना, ये सारी पावर्स उनको दी गई। और उनके फंक्शंस और के लिए रूल्स वगैरह बनाए गए, ड्राफ्ट किए गए। और एक ओम्बड्समैन जो है वो अपॉइंट किया गया 1983 में पाकिस्तान के अंदर एट फेडरल लेवल। जो प्रेसिडेंट ऑर्डर नंबर 1 था ऑफ 1983 टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स राइजिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। His secretariat was also established in Islamabad in the same year and branch offices were to be established at all the provincial headquarters। ठीक है, 1983 के बाद आगे जो 1996 था, 1996 में उसके हेडक्वार्टर्स प्रोविंसेस में भी किए गए थे, क्योंकि फेडरल ओम्बड्समैन को फिर लिमिट कर दिया था कि वो फेडरल लेवल पर डील करे ऑफिसर्स को, और प्रोविंसेस में हर प्रोविंस, चारों प्रोविंसेस के अंदर एक एक हेडक्वार्टर जो है वो ओम्बड्समैन का बना दिया था और वहाँ से उनको डील किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशन हैज़ मेड मच प्रोग्रेस इन रेंडरिंग वैल्यूएबल सर्विस इन रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल।
इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी इसमें प्रोग्रेस की, ठीक है, काफ़ी सर्विसेज दी। तो उसमें अब उनकी पावर्स क्या क्या हैं, ठीक है, और उनके मेरिट्स क्या क्या हैं और किन केसेस पर वो डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।